गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। आज IFPH का 522वां दिन है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इसमें। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर श्वेता सिंह मैम और मैम का टॉपिक है गर्भाशय के फाइब्रॉइड में साक्ष्य आधारित होम्योपैथिक चिकित्सा। और इससे पहले कि मैम अपना टॉपिक शुरू करें, मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैम अभी करेंटली एज अ सीनियर रिसर्च फेलो काम कर रही हैं CCRH के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके साथ साथ ऑर्बिट्स क्लिनिक में 10 साल से मैम एज अ सीनियर कंसल्टेंट वर्क कर रही हैं। मैम ने अपना अंडर ग्रेजुएशन वैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा और MD कंप्लीट किया है श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना से। और इसके साथ साथ में मैम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी किया है हेल्थ प्रमोशन में। और मैम दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं और सबसे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं मैम, जो कि ये फाउंडेशन शुरू की गई थी डॉक्टर युधवीर सिंह सर के थ्रू 1932 में। और KHA होम्योपैथी स्टडी ग्रुप USA की चीफ एडमिन है मैम। और ऑर्बिट्स क्लिनिक का एक इनिशिएटिव है एक्सप्लोरिंग होम्योपैथी, इसके चीफ एडिटर है। और द हेनिमेनियन होम्योपैथिक संदेश, एक जो कि ऑनलाइन पीयर रिव्यूड जर्नल है बाय DHMA, उसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक हेरिटेज जो एक आर्टिकल पब्लिश करती है मैगजीन BJN के थ्रू, उसमें एसोसिएट एडिटर है। और मुस्कान फाउंडेशन जो कि ड्रग डी एडिक्शन के क्षेत्र में काम करता है, एक NGO है, उसके में मैम मेडिकल ऑफिसर रह चुकी हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी है मैम डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनन की। और इसके साथ साथ मैम को इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए काफी सारे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, जैसे कि लीजेंडरी होम्योपैथ अवार्ड उत्तराखंड में दिया गया था मैम को। और फर्स्ट नेशनल होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस था ये। और KHA हैनीमैन अवार्ड दिया गया था मैम को 2023 में। तो इसके साथ में मैम मैं IFPH की हिंदी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एंड प्लीज आप अपना आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। Thank you, Dr. Nikita, and I would like to thank IFPH and especially Dr. Midul Sahani sir for inviting me and giving me for this opportunity to share my views on uterine fibroid and homeopathy. Uh, Sharing my PPT. Is it visible? यस मैम। आज का मेरा टॉपिक है गर्भाशय फाइब्रॉइड में साक्ष्य आधारित होम्योपैथिक चिकित्सा। सो बेसिकली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, दे आर द बिनाइन monoclonal tumors of the uterine smooth muscle cells, and which consist of large amount of extracellular matrix that contain collagen, fibronectin, and proteoglycan. Uh, this uterine fibroid, this is the commonest benign uterine tumor, and just a second. Yes, it is the commonest benign uterine tumor, and synonyms जो है इसे हम मायोमास, लियोमायोमास एंड फाइब्रोमायोमास के भी नाम से जानते हैं। Typically, it is found during the middle and later reproductive years, और before menarche या menopause के बाद, before menarche ये rarely ही मिलेंगे आपको, and menopause के बाद it start regressing because it is influenced by the sex hormones, that is estrogen, mainly the estrogen, जो कि मेनोपॉज के बाद और मेनार्की से पहले बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है। दैट इज व्हाई यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आपको मेनार्की से पहले या फिर मेनोपॉज के बाद बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, या अगर होते भी हैं तो मेनोपॉज के बाद इनके साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। 20 to 40% फीमेल्स को अपने लाइफ टाइम में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कभी भी डायग्नोस हो सकते हैं, बट यूजुअली बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम फीमेल्स को ये किसी तरह की दिक्कत
पैदा करते हैं, या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत बहुत ही कम फीमेल्स को होती है। नाउ द रिस्क फैक्टर्स, बेसिकली अगर फैमिली में यूट्राइन फाइब्रॉइड देखा जाए तो फाइब्रॉइड होने के आगे की जनरेशन्स को ज्यादा चांसेस होते हैं। ब्लैक वुमेन्स भी दे आर मोर लाइकली टू हैव यूट्राइन फाइब्रॉइड्स देन द वाइट वुमेन्स बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस। देन ओबीज फीमेल्स में बिकॉज दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एंड्रोजन्स, वो भी इसको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को। सो ओबीज फीमेल्स में भी आपको फाइब्रॉइड्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। देन अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड अर्ली मेनार्की, नली पैरिटी और लो पैरिटी। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो फीमेल्स बहुत ही इरेगुलरली यूज करती हैं उसमें भी जो फाइब्रॉइड्स है उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, एंड इट इज मेनली एसोसिएटेड विद स्टिमुलेशन ऑफ फाइब्रॉइड ट्यूमर्स। स्मोकिंग के भी इफेक्ट्स, स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर द यूटेराइन फाइब्रॉइड। क्लासिफिकेशन, फाइब्रॉइड्स कितने तरीके किस किस तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग फाइब्रॉइड्स की क्लासिफिकेशंस की गई है। इट कैन बी 99% जो फाइब्रॉइड्स हैं वो यूटराइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। 1% कैन बी एक्स्ट्रा यूटराइन जो कि आपको यूट्रस के बाहर मिल सकते हैं। यूटराइन फाइब्रॉइड्स में बेसिकली इट कैन बी कॉर्पोरियल और सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। 95% जो फाइब्रॉइड्स होते हैं दे आर कॉर्पोरियल, आपको यूट्रस के आसपास मिलेंगे, एंड 4% सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स मिल सकते हैं। देन इसमें भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा जो फाइब्रॉइड आपको देखने को मिलते हैं दैट आर इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल। 20% सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स मिलते हैं एंड 15% आर सबसीरस फाइब्रॉइड्स। Then cervical fibroids are 4% and genital fibroids and extragenital fibroids भी आपको मिल सकते हैं। और extragenital में it can be parasitic fibroid or it can be come into the others category. Then intramural fibroids जो हैं they are the most common types of the fibroid जो uterine fibroids हैं, and they are located within the wall of the uterus. इनका अगर साइज कम होता है तो दे आर एसिम्टोमेटिक, और लेकिन साइज इंक्रीज होने लगता है तो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन कॉज डिस्टॉर्शन एंड इलोंगेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी, और यहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स या मेनोरेजिया या ब्लीडिंग जो है वो प्रोफ्यूज हो सकती है, और एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। Then the subserosal fibroid. Subserosal fibroid basically they are located underneath the peritoneal surface of the uterus, and it can become very large. जो uterus का बाहरी जो सरफेस है पेरिटोनियल सरफेस के अंदर आपको मिलेंगे, एंड बेसिकली अगर इनका साइज ज्यादा बड़ा होता है तो दे कैन कॉज प्रेशर सिम्टम्स। अगर इंटीरियर साइड में फाइब्रॉइड सबसेरोसल फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो वो ब्लेडर को प्रेशर सिम्टम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे हमें यूरिनरी सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, एक्यूट रिटेंशन यूरिन का हो जाना, ये मिल सकता है। अदरवाइज अगर जो फाइब्रॉइड्स हैं बैक साइड में पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूट्रस में प्रेजेंट होंगे तो दे कैन प्रेस ओवर द रेक्टम, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। पेल्विक जो स्पाइनल नर्व्स हैं बेसिकली उनको प्रेशर उनके ऊपर प्रेशर सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बैकिक या और भी बहुत सारे सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। These subserosal fibroids, they can also grow out in a papillary manner to become pedunculated fibroids, and these pedunculated growths can actually detach from the uterus to become parasitic leiomyoma. नाउ सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जो कि जो आपके एंडोमेट्रियम है उसके जस्ट लोकेटेड इन द मसल बीनीथ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। तो सबसे ज्यादा जो यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट करते हैं वो आपके सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स होते हैं, एंड दीज आर द प्राइमरीली
fibroids, those are responsible for prolonged heavy menstrual bleeding. तो सबसे ज्यादा जो menstrual bleeding है वो आपको सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स के में मिलती है, बिकॉज एंडोमेट्रियम के जस्ट जो नीचे मसल है वहीं पे आपको मिलते हैं, दैट इज वाई। अ पेडंकुलेटेड लेशन, अगर यहाँ पे एक पेडंकुलेटेड लेशन होगा तो विद इन द कैविटी उसको हम इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड बोलते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो पास्ड थ्रू द सर्विक्स। तो आपको सर्वाइकल रीजन में भी वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है, दैट इज द सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। देन द सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स, सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स बेसिकली आपको सर्विक्स की वॉल्स में देखने को मिल सकता है, एंड इट कैन बी प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द यूट्रस। रेयरली फाइब्रॉइड्स आपको यूट्रस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में मिलेगा, लेकिन राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट या यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस दैट आल्सो कंटेन्स स्मूथ मसल टिश्यू। तो जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में स्मूथ मसल्स टिश्यू जो प्रेजेंट होंगे वहां पर भी आपको फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है। Then this is the location of the fibroids as I discussed. Intramural fibroids जो है आपको दोनों मसल्स के बीच में मिलेगा, submucosal just beneath the endometrium, and pedunculated fibroid you can see, and on the outer cavity, outer surface आपको subserosal fibroids देखने को मिल सकता है. So this is the whole presentation. नाउ साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो मोस्टली जो फाइब्रॉइड्स हैं 50 to 70% फाइब्रॉइड्स आपको एसिम्टोमेटिक मिलते हैं, जब तक कि उनका साइज सब सीरस या इंट्राम्यूरल में जब तक कि साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज ना मिले तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं प्रोड्यूस करते। इंट्राम्यूरल जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं दे कैन कॉज ब्लीडिंग। सो एसिम्टोमेटिक रहते हैं 50 to 70% फाइब्रॉइड्स। 20 to 50% फाइब्रॉइड्स के केसेस में आपको सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन मिल सकता है, देयर कैन बी बॉबल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन ड्यू टू द प्रेशर इफेक्ट्स, देयर कैन बी बल्क इफेक्ट्स, प्रेशर इफेक्ट्स, और भी सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं प्रेशर इफेक्ट्स में, एंड देयर कैन बी पेन इन लोअर एब्डोमेन। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो कि आपको फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिलेंगे। सबसे कॉमन फाइब्रॉइड का सिम्टम है दैट इज विजाइनल ब्लीडिंग। आपको मेनोरेजिया भी मिल सकता है, पॉलीमेनोरिया भी मिल सकता है, कुछ केसेस में मेट्रोरेजिया भी मिल सकता है, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग आपको मिल सकती है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मिल सकती है। मेनोरेजिया बेसिकली जो फाइब्रॉइड्स के केसेस में एज आई सेड कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो जाता है, इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड्स जो है उनकी ग्रोथ होती है, या वो दीज आर द वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो उसकी वजह से इट कैन कॉज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड सरफेस अल्सरेशन मिल सकती है आपको सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स के केसेस में। सो इन सब की वजह से आपको ब्लीडिंग जो है मेनोरेजिया या पॉलीमेनोरिया मिल सकता है, एंड यूट्राइन साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी, वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपको ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी। सो दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से जो चेंजेस हैं यूट्रस में जो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉइड, जो कि आपकी जो ब्लीडिंग है उसको इंक्रीज कर देते हैं। देन कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग मिल सकती है इन द केसेस ऑफ सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम के जस्ट बीनीथ द मसल प्रेजेंट है। सो अल्सरेटेड या इन्फेक्टेड टिप अगर वहां पे होगी तो इट कैन कॉज कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग। अगर फाइब्रॉइड्स में किसी भी तरह के सार्कोमेटस चेंजेस होते हैं या एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा अगर वहां पे मिलता है, सो इट कैन कॉज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। देन फाइब्रॉइड्स के केसेस में आपको वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया मिल सकता है बिकॉज ऑफ द पेल्विक कंजेशन, जो कि फाइब्रॉइड की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है। देन सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर यूट्रस में हो जाए तो भी आपको ल्यूकोरिया की कंप्लेंट फाइब्रॉइड के केसेस में मिल सकती है। देन अगर फाइब्रॉइड का जब आप एग्जामिनेशन करें तो एब्डोमिनल स्वेलिंग बेसिकली पेशेंट को फील हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज फाइब्रॉइड। तो वो विजाइनल स्वेलिंग या एब्डोमिनल स्वेलिंग अगर पेशेंट को फील होती है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज फाइब्रॉइड।
It can cause infertility in 5 to 10% of the cases. Infertility basically क्यों प्रेजेंट होगी? बिकॉज अगर वहां पे ब्रॉड लिगामेंट्री फाइब्रॉइड अगर प्रेजेंट है, जो कि जो ट्यूब फ्लोपियन ट्यूब्स है उसको स्ट्रेच कर दे या डिस्टॉर्ट कर दे, तो उसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। या कॉर्नियल फाइब्रॉइड्स हैं तो वो जो यूट्राइन एंड है ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब का, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो फाइब्रॉइड आपको देखने को इनफर्टिलिटी मिल सकती है। देन एन ओव्यूलेशन या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इन केसेस में मिलेंगे तो आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। सर्वाइकल फाइब्रॉइड अगर प्रेजेंट है तो इट कैन ब्लॉक द सर्वाइकल कैनाल, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड की प्रेजेंस में जो इट कैन एक्ट एज ए फॉरेन बॉडी, जो कि इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। सो इस तरह की बेसिकली इस तरह आपको फाइब्रॉइड के 5 to 10% केसेस में ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड आपको इनफर्टिलिटी भी मिल सकती है। Then pain, which is usually uncommon, but it can be there. डिस्मोनोरिया, आपको स्पास्मोडिक या कंजेस्टिव डिस्मोनोरिया मिल सकता है। आपको डिस्पेरियूनिया मिल सकता है। पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आपको पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। या इट कैन बी देयर कैन बी इंटरमिटेंट कॉलिकी पेन मिल सकता है आपको। या अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए, टॉर्जन हो जाए या रेड डिजनरेशन, जो कि कॉम्प्लिकेशंस है फाइब्रॉइड की, अगर ऐसा कुछ होता है, रप्चर्ड वेसल या इन्फ्लेमेशन के केसेस में आपको एक्यूट पेन जो है एब्डोमिनल पेन भी मिल सकता है। देन प्रेशर सिम्टम्स, जैसे कि मोस्टली प्रेशर सिम्टम्स आपको सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिलता है या सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिलता है। तो अगर बेसिकली anteriorly on the urethra, it can cause acute retention of urine. Bladder को प्रेस करेगा large fibroid, तो it can cause frequency of micturition. अगर लेटरली यूरेटर्स को अगर वो प्रेस करता है तो इट कैन कॉज कॉलिक और बैक प्रेशर ऑन द किडनीज। तो इस तरह से आपको यूरिनरी सिम्टम्स फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिल सकते हैं। पोस्टीरियरली रेक्टम को प्रेस करने से इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, दे कैन बी अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स और दे कैन बी सेंस ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन। ये आपको फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिल सकते हैं। देन अगर फाइब्रॉइड्स का केस जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको इट कैन प्रेस द पेल्विक वेन्स व्हिच कैन कॉज इडीमा, पेन इन लेग्स एंड दे कैन बी प्रोडक्शन, दे कैन बी वेरिकोज वेन्स इन द लोअर लिम्स। तो कभी कभी ऑन द जीआईटी प्रेशर सिम्टम्स की वजह से इट कैन कॉज डिस्टेंशन, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है फाइब्रॉइड के केसेस में। एंड ऑन द डायफ्राम इट कैन कॉज आल्सो कॉज डिस्निया। सो कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट को किसी भी तरह के मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आपको नहीं मिलते और फीमेल्स आपके पास सिर्फ डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, वेरिकोज वेन्स और इस तरह की बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज लेकर आती हैं। और समटाइम्स जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहां पे हमारा डायग्नोसिस बेसिकली फाइब्रॉइड निकलता है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स वहां नहीं आ रहे, बट फाइब्रॉइड का साइज बड़े होने की वजह से जीआई सिम्टम्स या इस तरह के प्रेशर सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। तो कभी भी इस तरह के पेशेंट्स आए तो आप एक वन ऑफ द आपका जो डायग्नोसिस हो सकता है वो फाइब्रॉइड भी हो सकता है। तो हमें इस तरह का जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में इस तरह की कंप्लेंट्स लेके अगर हमारे पास फीमेल्स आ रही हैं तो हम उसको एज अ प्रोविजनल डायग्नोसिस रख सकते हैं, सोच सकते हैं। Then effects of fibroids on pregnancy, infertility 5 to 10% cases में मिल सकता है। It can cause abortion, it can cause premature uterine contractions, preterm labor cause कर सकता है। It can cause abruptio placenta या abnormal lie या position बच्चे का हो सकता है। It can also increase the rate of operative delivery and postpartum hemorrhage भी cause कर सकता है। जनरल एग्जामिनेशन में बिकॉज ऑफ द हेवी ब्लीडिंग तो हमें साथ साथ हमेशा अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, एमआरआई पर तो हम जा ही सकते हैं टू मेक द डायग्नोसिस। बट उसके साथ साथ अगर फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर हीमोग्लोबिन एंड दे कैन बी साइंस ऑफ क्रॉनिक एनीमिया। एंड आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में दे कैन बी लार्ज पेल्वी एब्डोमिनल स्वेलिंग मिल सकती है बिकॉज ऑफ द presence of huge fibroids.
Then pelvic examination में they can be symmetrical or asymmetrical enlarged uterus आपको मिल सकता है because of the presence of fibroid. And speculum examination में you can see the fibroid polyp. Complication is red degeneration, torsion, prolapse of submucosal fibroid, venous thromboembolism because pelvic veins भी वहाँ पे affect हो रही हैं. They can be urinary obstruction cause कर सकता है. Intestinal obstruction हो सकता है because of the pressure symptoms. So malignant transformation होता है, but it can be 1%, बहुत ही rare होता है. These are the complications of fibroid. स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में हमने बताई दिया कि वी कैन गो फॉर बाईमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन. वी पैल्पेट करके आप दे सकते हैं वेयर यू कैन फाइंड ए लार्ज फॉर्म इरेगुलर यूट्रस. पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए आप जा सकते हैं और ज्यादा सही रहता है कि आप यूएसजी लोअर एब्डोमेन कराएं. उससे बेटर रहता है कि आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा लें इन द केस ऑफ मैरिड फीमेल्स. एंड ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी के लिए भी जा सकते हैं, बट जो मोस्ट स्पेसिफिक है दैट इज ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इन मैरिड फीमेल्स. देन सीटी स्कैन के लिए जा सकते हैं एंड एमआरआई आप करा सकते हैं टू नो द एक्चुअल साइज ऑफ द फाइब्रॉइड. रूटीन इन्वेस्टिगेशंस इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आप कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए जा सकते हैं. यू कैन गो फॉर आयरन स्टडीज, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, फेरिटिन लेवल्स आप चेक करा सकते हैं. हार्मोनल ऐसे हार्मोन्स का आप बेसिकली टेस्ट करा सकते हैं. एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन के लिए आप जा सकते हैं. प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड, टीएसएच, आप थायराइड फंक्शनल टेस्ट आप करा सकते हैं. एलएफटी, केएफटी के लिए आप जा सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो गो फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट टू जस्ट टू रेक्टिफाई कि किसी तरह की प्रेगनेंसी तो नहीं है. Then I'm presenting one of my case where an obese female aged 45 years. She's a housewife. Consulted me on 12th December 2023. This is her report. She was diagnosed with uterine fibroid 3 months back, and वो मेरे पास आई. And in this report you can see there is a presence of subserosal fibroid in interior myometrium, size 25.2 into 19.2 mm. This is her report. Then the presenting complaints were menorrhagia since 3 to 4 months. कैरेक्टर ऑफ फ्लो जो था बहुत ही प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ब्लीडिंग थी एंड विच इज वाइट रेड इन कलर. और उसके साथ साथ उसमें क्लॉट्स भी थे. लास्ट जो मेंसेस उनको हुए थे दैट इज ऑन 19 नवंबर 2023. उसके साथ साथ जो अकम्पनिंग सिम्टम्स थे दे वर हेवीनेस इन बोथ द ब्रेस्ट विच वाज एग्रेवेटेड बिफोर मेंसेस. एंड बैक पेन उनको हो रहा था दैट इज एग्रेवेशन आफ्टर मोशन. Past history में there is cervical spondylosis since many years, and she was also complaining of pain at the nape of neck and back with vertigo. She was anemic because of the profuse bleeding. उनका जो hemoglobin level था that was 10.5 gram per dl, and she was a diabetic patient on she's taking allopathic treatment for the same. जब उनके जनरल सिम्टम्स पूछे गए इन द फिजिकल जनरल्स, बेसिकली द थर्स्ट वाज नॉर्मल 1 to 1.5 liter per day, and she has a desire for salty things, chicken, cold drinks, tea, intolerance to spicy food, which leads to burning. कुछ भी तेज मिर्च मसाले वाली चीजें खाती थी तो उनको जो है गैस्ट्रिक इश्यूज होने लग जाते थे, जलन वगैरह, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती थी. शी हैज आल्सो अवर्जन टू स्वीट्स एंड स्टूल वाज ऑकेजनली हार्ड स्टूल था, कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाता था. देन there is she was a hot patient. Thermally she was hot and tongue was found to be coated white. In the mental generals there was a lot of irritability with anger, that किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्सोलेशन वो नहीं बर्दाश्त कर पाती थी. एंड शी स्टार्ट्स वीपिंग, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती थी. तो दिस इज व्हाट आई फाउंड इन जनरल सिम्टम्स.
Then on repertorization, I took her symptoms like menses copious, menses, there is breathlessness or oppression of chest and before menses. There was irritability, weeping, tearful mood, desire for cold drinks, dark menses, desire for salt things. On repertor, basically this is the totality of the symptoms which I took for repertorization. She was anemic patient after hemorrhage, aversion to sweets, desire for salt things, tea, cold drinks, tongue white coated, and the patient was hot. On repertorizing this case, all these symptoms, we got calcaria, phosphorus, sulfur, natrum, natramure, arsenic, uh, as the top remedies. In this case, basically calcaria patient जो है, though the patient was obese, but उसमें वो insecurity या apprehension या वो laziness, वो सारी चीजें जो कैलकेरिया पेशेंट का एक कोर होता है वो मुझे नहीं देखने को मिला. She was not that lazy, she was very active, and she was not chilly. Our patient is hot patient. So I just on differentiation of the remedies, तो calcarea जो है वो मैंने choose नहीं की. Then after that there is phosphorus. That patient phosphorus is very social. She's very friendly and desire for cold drinks जरूर थी उसमें. But phosphorus patient भी chilly होता है. कोल्ड ड्रिंक्स या सॉल्ट डिजायर थी एज लाइक फॉस्फोरस. बट यहाँ पे द पेशेंट वाज नॉट दैट टॉल एंड दैट वो जो फॉस्फोरस की कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला. द पेशेंट वाज हॉट. सल्फर इज हॉट बट देयर इज नो डिजायर फॉर सॉल्ट थिंग्स. सल्फर डिजायर्स फॉर स्वीट्स एंड ऑल. द पेशेंट वाज नॉट दैट वो जो कि गंदा रहे, नहाना पसंद ना करे, इस तरह की चीजें मुझे सल्फर पेशेंट जैसी भी नहीं लगी. तो आई चूज नाट्रम म्यूर on the basis of the totality. I gave this patient natramure 200, one dose, followed by auramure natronetam 3x, one tablet 3 times a day for 10 days. On follow-up on 21st December 2023, the flow was reduced. It was not that profuse. जो heaviness उनको basically फील हो रही थी ब्रेस्ट में, इट वॉज मच बेटर दिस टाइम. एंड बैक पेन भी जो था उनका बहुत ही रिलीफ था. जो इरिटेबिलिटी वो फील कर रही थी वो भी बहुत कम थी. एंड so the patient shows amelioration after this Natramune 200. So I gave Rubremed 200 single dose, followed by continued with the Auramune Natronetam 3x, one tab 3 times a day for the next 10 days. On the next follow-up, the patient was feeling much better. बैक पेन जो था वो भी काफी रिलीव्ड था. एंड हियर आई अगेन प्रेस्क्राइब्ड नाट्राम्यूर 200 सिंगल डोज and continued with Auramune Natronetam 3x, one tab 3 times a day for next 10 days. On the next follow-up, it was she was also feeling better. Menses were regular. They were not copious in nature like she was complaining before. बैक पेन भी उनका काफी हद तक ठीक था. So again prescribed natrum 200, natramure 200 single dose, followed by Auramure Natronetam 3x, one tab 3 times a day for next 10 days. And in the next follow-up, I advised her to go for ultrasound again. This Natramure 200 I prescribed on a monthly basis. And after 3 months, I asked her to go for ultrasound. Now, this is her report after 3 months of homeopathic treatment, which was quite completely normal. There was no fibroid showed in the report. And you can listen to the patient. दिखाया तो दिखाया तो आपने अल्ट्रासाउंड कराई. अल्ट्रासाउंड जब मैंने कराया तो उसमें तो उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला कि अब आपको ऑपरेशन करना होगा. थोड़ा डर. फिर मैं थोड़ा रुक के मैं थोड़ा इधर पूछी लोगों से, तो किसी ने मिलकर तो उन्होंने मुझे डॉक्टर चर्चा के बात की
Now the next case, this is an obese woman of fair complexion, aged 33 years, came to me with her ultrasound report, which state that she had intramural fibroid in the posterior wall of the uterus. On inquiry, she complains of excessive bleeding during menses for the last 6 months. Uh, she had her menarche at the age of 15 years. Menses were early, dark red, profuse bleeding with clots was there. She has 4 children, two male and two female. All were cesarean deliveries. There was also a history of miscarriage, and for which one DNC was done 6 months ago. Past history, she was a diabetic. She also had diabetes since 4 years, which she's taking allopathic treatment. फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला हमें एंड शी वाज हैप्पीली मैरिड एट अ वेरी यंग एज शी हैज अ डिजायर ऑफ the desires were not much significant and appetite was good, fine. Thirst was for a large quantity of water. She drinks often and stool was satisfactory. And there was nothing specific in the urine and sleep was fine. Sound sleep was there. It was refreshing. She's a chilly patient by thermals. In this case, the significant history I found about the DNC that it was very much painful, and I got the idea about the instrumental injury. And on the basis of this history, I prescribed Arnica 3x for 1 month, uh, and in the follow-up, I also prescribed 1 dose of Hypericum 1m as an intercurrent remedy and you can see the difference. She has a submucosal fibroid 12 into 3 in this report. And in the next report, you can see there is only bulky uterus it has seen and there is no fibroid was present at that moment. And in the next report, there is the uterus was also appears normal and there was no fibroid in the reports. So basically homeopathic treatment तो हमारे पास we have a lot of homeopathic remedies और हम constitutional treatment पर काम करें totality of symptoms को लेकर काम करें तो definitely we have a good response and results for fibroids. But उसके साथ साथ हमें एक holistic treatment patient को देना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हमें उसकी डाइट भी मैनेज करनी पड़ेगी हमें उनको एक्सरसाइज भी एडवाइस करनी पड़ेगी जो कि उनकी जो रिकवरी है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे. सो डाइट मैनेजमेंट में बेसिकली फाइब्रॉइड्स के केसेस में we should ask the patient to add fibers as it helps the body to get rid of excessive estrogens. हमने शुरू में ही बात की कि ईस्ट्रोजेंस के इंक्रीज्ड जहाँ पे आपको मिलेंगे ईस्ट्रोजेंस की प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस में जो है आपके जो फाइब्रॉइड है वो ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे हमें वो जो ईस्ट्रोजन है उसको एक्सेस ईस्ट्रोजन है उसको बॉडी से निकालना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा तो वहां पे डाइट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. तो वी कैन आस्क द पेशेंट टू ऐड फाइबर्स. हम उन्हें डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लेने के लिए बोल सकते हैं. वी कैन आस्क देम टू ऐड ब्रोकली चिया सीड्स ले सकते हैं बीन्स ले सकते हैं ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं ये सब अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. वी कैन आस्क द पेशेंट टू ऐड सोया because it has एंटी estrogenic effects और जो कि एंडोजेनस ईस्ट्रोजेंस जब हाई होते हैं तो वहां पे वो उसको कम करने में आपको हेल्पफुल रह सकते हैं. तो आप फाइब्रॉइड्स के केसेस में पेशेंट को सोया लेने के लिए बोल सकते हैं बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द size of the fibroids with the medicines definitely. Then you can ask the patient to add whole grains. उनको आप वाइट रिफाइंड ग्रेन्स को अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं.
होल ग्रेन्स में यू कैन आस्क द पेशेंट टू हैव ब्राउन राइस, मिलेट, स्पेल्ड बकव्हीट, राई या ओट्स, बेसिकली आप ये उन्हें खाने के लिए बोल सकते हैं. अवॉइड द एंटी न्यूट्रिएंट्स, अवॉइड द सैचुरेटेड फैट्स, फैट्स को कम से कम लेने के लिए बोलें, तला हुआ मैदा ये कम से कम खाने के लिए बोलें. शुगर का इंटेक, सॉल्ट का इंटेक बेसिकली कम करने के लिए बोलें. कैफीन के लिए मना करें. अल्कोहल, जंक फूड्स तो बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली उनको अवॉइड करने के लिए कहिए. सो बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, द फैट्स, शुगर, कैफीन, अल्कोहल, जंक फूड्स, इट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू ईस्ट्रोजन डोमिनेंस. ये ईस्ट्रोजन की लेवल्स को, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जो कि हमारे पेशेंट के लिए रिस्की है. वो अगर वो ये चीजें ज्यादा लेंगे तो उनके फाइब्रॉइड्स का साइज इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है. तो अगर हम उनको ये चीजें अवॉइड करने के लिए बोलेंगे तो वहां पे हमारी मेडिसिन तो काम कर ही रही है, साथ साथ आपको एक डाइट का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वहां पे इट विल बी हेल्पफुल. देन ईटिंग अ लॉट ऑफ रेड मीट, ham, it is linked with the higher risk of fibroids. तो वहां पे आप रेड मीट, बीफ वगैरह पेशेंट को कम से कम अवॉइड करने के लिए कहिए. Ask the patient to increase the diet which is rich in legumes, fresh green vegetables and fruits. Patients को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए बोलिए, because it has a protective effect and वो आपकी जो फाइब्रॉइड्स है उसको डेवलप होने से रोकेंगे. देन आप एक्सेस बिफोर कंक्लूजन आई वुड आल्सो ऐड कि एक्सरसाइज भी पेशेंट को आप जरूर बताइए. जो बटरफ्लाई पोज होता है, शी कैन डू स्क्वाट्स, शी शुड डू द लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस टू to accelerate the recovery एंड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड. तो वहां पे अगर पेशेंट आपकी मेडिसिन ले रहा है प्लस डाइट जो आप उनको बता रहे हैं वो फॉलो कर रहा है प्लस एक्सरसाइज, लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे. स्पेशली द पेल्विक एक्सरसाइजेस वो जरूर बताइए. सिर्फ स्क्वाट्स भी अगर पेशेंट करता है, सिर्फ बटरफ्लाई पोज भी करता है, तो भी आपके पेशेंट को डेफिनेटली रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी मिलेंगे. सो द कंक्लूजन इज ट्रीट द पेशेंट एज अ होल, नॉट डिजीजेस. बिकॉज इस तरह के फाइब्रॉइड्स के केसेस में जब हम सर्जरी के लिए जाते हैं तो इट रिमूव ये जो डिस्टर्बिंग एजेंट्स जो ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, वहां पे वो सफर करता है, हमारा वाइटल फोर्स सफर करता है, और वो कहीं ना कहीं जो डिजीज है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, वो खत्म नहीं होती. एंड मोस्टली फाइब्रॉइड्स के केसेस में आपको जरूर देखने को मिला होगा कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ यूट्रस और द रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड्स आपको जो फीमेल्स हैं वो जॉइंट पेन्स की बहुत ज्यादा कंप्लेन करती हैं. तो ये चीजें हमें देखने को, वो जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें देखने को मिलती है आफ्टर दिस सर्जिकल इंटरवेंशन. Then cutting of the manifestation of disease won't prevent the further disease manifestation. As I said, such conditions are the expression of inward turmoil. जो भी फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द सम इनवर्ड टर्मोइल, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स और डिस्ट्रेस अंडर विच द होल इंडिविजुअल सफर्स. तो बेसिकली हमें जो ट्रीटमेंट देना है वो पेशेंट को एज अ होल कंसीडर करके ही देना है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पर देना है. एंड इन केसेस में स्पेसिफिक रेमेडीज से ज्यादा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटमेंट है इट वर्क्स बेस्ट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. तो जी आपका बड़ा जल्दी खत्म हो गया. इसका अच्छा एक सवाल पेल्विक एक्सरसाइज में बताने के लिए, पेल्विक एक्सरसाइज. सो बेसिकली पेल्विक एक्सरसाइजेस में मैंने जैसे कि बताया कि स्क्वाट्स, लोअर एब्डोमिनल जो एक्सरसाइज है
क्योंकि मैंने बताया कि जो फाइब्रॉइड जो है वो उसका जो साइज इंक्रीज होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोडक्शन, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन्स। और जो पेल्विक रीजन में अगर फीमेल को फैट है तो वहां पे हार्मोनल डिस्टरबेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो बेस पेल्विक एक्सरसाइज को एडवाइज करने का बेसिक मोटिव ये है कि जो आपके पेल्विक रीजन का फैट है उसको कम किया जाए, ताकि जो हार्मोन्स हैं उसको हम मेंटेन कर सकें। तो पेल्विक एक्सरसाइज में आप पेशेंट को स्क्वाट्स करने के लिए बोल सकते हैं, आप पेशेंट को लेट के जो हम साइकिल चलाते हैं उस तरीके से बोल सकते हैं, आप जो बटरफ्लाई पोज है योगा योगा के बेसिकली आप ताड़ासन और इस तरह के आसन जो है वो करने के लिए बोल सकते हैं, जो कि उनके पेल्विक जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखे। तो ये सिर्फ फाइब्रॉइड के केसेस में ही नहीं बल्कि बाकी के भी जो भी फीमेल हमारे पास एंडोमेट्रियल पॉलिप है, पीसीओडी है, उन केसेस में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। बिकॉज यहाँ पे वो जो एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल फैट है बेसिकली वो बहुत सारी बीमारियों को प्रोड्यूस करता है, एंड इट इज वेरी, यू नो, वी हैव टू मेंटेन दैट। और मैडम एक और सवाल हो सकता है कि जी जो फाइब्राइड यूट्रस का जो दो स्टेज हो सकता है, एक जबकि बच्चे नहीं हुए हैं, है ना, और एक होता है जब बच्चे एक दो बच्चे हो गए, जब जहाँ कोई इशू हुआ ही नहीं, तो उसमें फाइब्राइड के क्या चांसेस है, क्यों हो सकते हैं? सर, कि बेसिकली कोई मैंने रिस्क फैक्टर्स में बताया कि जहाँ पे अगर इशू नहीं है तो वहां पे इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, और वहां फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा है। उसका बेसिक रीजन क्या होगा? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या और सर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टी का हार्मोनल, स्टेज में? यस, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं वहां पे, तो उसकी वजह से ये मिल सकते हैं। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस मिल सकती है, हार्मोनल डिस्टरबेंस मिल सकता एक है, चीज दैट और, इज वाई वो ज्यादा उन फीमेल्स में हमें ज्यादा मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए भी हैं, अनमैरिड फीमेल्स होती हैं जिनको कि पास्ट हिस्ट्री में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, और उनको बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड की इन दिस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आपको बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स देखने को मिलते हैं अनमैरिड फीमेल्स में। हाँ मैडम, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। एक चीज और मुझे लगता है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी के बच्चे होने के बाद में एक स्टेज आता है जहाँ की जनरली यूट्रस जो है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो जाता है ना, रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंट हो जाने से तो एक नॉर्मल फेनोमेना है, इसको एबनॉर्मल फेनोमेना, नॉर्मल फेनोमेना कब मानेंगे? नॉर्मल 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 तो होगा ही, अगर 4-5 बार प्रेगनेंसी बच्चा हो गया तो बार बार जो यूट्रस का यूज हुआ है, उस पर जो बर्डन हुआ है, तो उससे फाइब्रोसिस का डेवलप करना बहुत कुछ नॉर्मल भी होता है। लेकिन उसको एबनॉर्मल फाइब्रोसिस के रूप में कैसे टेकअप करेंगे? एबनॉर्मल तो इसको बात को बहुत मैं गंभीरता से देख रहा था कि एबनॉर्मल जो स्टेजेस है वो आपका बहुत सारे कंडीशन, हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड होता है, ऐसा मैं लगता है बहुत सारे हेल्थ कंडीशन से होता है। और नॉर्मल हो जाना तो बहुत आसान है ना, नॉर्मल तो बहुत होता है, मैक्सिमम लेडीज को फाइब्राइड जो है तो आपका फाइब्राइड जो है तो हो जाता है, और वहाँ पर लोग तो प्रेफर करते हैं कि उसको यूट्रस को बाहर निकाल दें। लेकिन आपने जो केस दिखाया और मैंने भी देखा है केस के साथ में, कि वहाँ पर बहुत अच्छा से होम्योपैथिक मेडिसिन से उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक हो जाता है। और एक सवाल डॉक्टर मुकेश जी ने कहा है, मुकेश पटेल ने किया है, फाइब्राइड के साथ सिस्ट हो तो क्या कारण हो सकता है? सर, बेसिकली फाइब्रॉइड के साथ सिस्ट हो तो बेसिकली तो कारण तो यही है कि हार्मोनल डिस्टरबेंसेस ही मेन जो कॉज है वो वही रहता है। कभी कभी स्ट्रेस के केसेस में भी, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस हो जाती है तो उनके केसेस में भी
आपको ये देखने को मिल सकता है। और सबसे जो मेन कॉज आजकल हमारी जो गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस जो अनमैरिड फीमेल्स में भी इतना ज्यादा जो देखने को मिल रहा है, दैट इज बिकॉज जो लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस थी ना, वो पहले की जो हमारी जनरेशन है उसमें बहुत ज्यादा होती थी, और अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है। लाइक अगर जिम जाती हैं लड़कियां तो ही वो इस तरह की एक्सरसाइजेस करती हैं, अदरवाइज जैसे आप देखिए कि पोछा लगाना वो बैठ के होता था, तो उसमें क्या होता है कि वो उस तरीके की एक्सरसाइजेस अपने आप हो जाती थी, हमें स्पेशली नहीं करनी पड़ती थी। और अब वो चीजें खत्म है। हम टॉयलेट भी जाते हैं तो आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स आ रहे हैं, वो उस तरह के इंडियन टॉयलेट्स बेसिकली यूज करना खत्म हो गया है, खत्म होता जा रहा है। तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, बिकॉज हमारे जो लोअर एब्डोमेन है उस पर प्रेशर ही नहीं पड़ रहा, वो स्ट्रेचिंग ही नहीं हो रही, जो कि रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। पहले हम बहुत एक्टिव रहते थे, तो मेन जो कॉज है सिस्ट होने का, पीसीओएस होने का या फाइब्रॉइड्स होने का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है, इनएक्टिव हो जाना, फिजिकली इनएक्टिव हो जाना। तो एक्सरसाइज का ना होना वो एक मेजर कॉज है आजकल के ये सारी चीजों के प्रोड्यूस होने का, सिस्ट होने का या फाइब्रॉइड्स होने का। एक सवाल कर रहे थे डॉक्टर राम प्रवेश साहब, रोल ऑफ माइग्मेटिक इन ट्रीटमेंट। जी सर, माइजन तो we consider during the totality definitely, and fibroids is psychotic in nature। और उसके साथ साथ जो आपको टोटालिटी पे जो भी सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो एंटीमायास्मेटिक ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर ट्रीटिंग सच केसेस। डेफिनेटली हमें उसके लिए तो करना ही चाहिए। हाँ, मैंने अभी यही समझ रहा था। और एक चीज और है, माइग्मेटिक के ट्रीटमेंट का मतलब जो होता है बेसिकली, मैं जो देख रहा था, ये क्रॉनिक डिजीज ऑफ ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन, ये सॉरी हेनमेन का जो क्रॉनिक डिजीज है, तो माइग्मेटिक ट्रीटमेंट करने का डॉक्टर हेनमेन का मुख्य तात्पर्य क्या था कि उसका हिस्ट्री बेस्ड ट्रीटमेंट हो, टोटलिटी हो, और टोटलिटी में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जुड़ा हुआ हो। अगर पास्ट को अगर इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उसको हम लोग माइग्मेटिक नहीं करते हैं, और पास्ट को अगर इंक्लूड करके करते हैं तो उसको माइग्मेटिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। ऐसा डॉक्टर हेनमैन ने अपने क्रॉनिक डिजीज में बताने का कोशिश किया है। तो इससे ये लगता है माइग्मेटिक ट्रीटमेंट में एक बात को समझना पड़ेगा, अगर सोरिक है तो उसका थोड़ा सा उसके जो सिम्टम्स होंगे, फिजिकल सिम्टम्स प्रॉब्लम होंगे, वो ज्यादा होंगे। अगर वो सिफिलिटिक होंगे तो वह वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएगा, डिफॉर्मिटीज हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा, सेकेंडरीज डेवलप करते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स का भी डेवलपमेंट वहाँ होने लगता है। और साइकोटिक में तो ये स्टेज जो है तो जनरली साइकोटिक प्रेजेंटेशन के रूप में ही आता है। तो ये साइकोटिक प्रेजेंटेशन तो है ही, लेकिन साइकोटिक का सिफिलिटिक प्रेजेंटेशन और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बड़ा अच्छा अति है। थोड़ा सा इस अंडरस्टैंडिंग से देखने से हम लोग को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल नहीं है। माइग्मेटिक एक बायस बन जाता है, जबकि हम एक खोजने लगते हैं कि खाली माजमा, तो माजमा खोजने के लिए आपको पास्ट में जाना ही पड़ेगा, प्रेजेंट से उसको रिलेट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप माजमा को माजमा के एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर क्रॉनिक डिजीज को पढ़ने से माइग्मेटिक ट्रीटमेंट के विषय में आती है। खाली यूट्रस के साथ में, फाइब्रॉइड के साथ में ही लागू नहीं होता है, ये सभी बीमारी के साथ में लागू होता है। डॉक्टर दीपमाला जी पूछ रही हैं, टाइट क्लोथिंग लाइक जीन्स में बी रिस्क फैक्टर ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस। टाइट क्लोथिंग लाइक जीन्स। सर ऐसा मुझे कोई मतलब अगर ऐसे मैं बोलूँ तो रिसर्च एविडेंस मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। ये हाइपोथेटिकल हो सकता है। अभी टाइट क्लोथिंग पर उसमें ज्यादा मैंने आजकल के तो लेडीज में एक टाइट क्लोथिंग जीन्स वगैरह का प्रचलन चल चुका है, तो इसमें ऐसा है। ऐसा कहना रिस्क फैक्टर, मैं
अभी तक इसका इवैल्यूएशन सच में मुझे भी इसका कोई अनुभव नहीं हो पाया है। हो सकता है कि आगे चल के कोई हम लोग इस पर स्पेसिफिक रेमेडी। डॉक्टर मुकेश पटेल का एक और सवाल है, फर्स्ट केस में ऑरम न्यूरेटिकम 3x क्यों दिया गया? Sir, it was as a supportive remedy because it is mentioned in Bodic that it can be given to dissolve or it has more. अच्छा, आप तो जवाब दे चुकी हैं। जी सर, आप जवाब दे चुकी हैं, इस पे लिखा हुआ टाइप। रामपुर जी कहते हैं विदाउट सोडा नॉट डिजीज बैकग्राउंड इज सोडा इज नेसेसरी फॉर। ये रामपुर जी, ये सवाल तो बड़ा उचित ऐसा इसलिए है कि सोडा के बिना तो सोडा तो मदर ही माना जाता है और सोडा का एक्सटिंक्शन नहीं हो सकता। सोडा को डॉक्टर हैनीमैन ने स्वयं स्वीकार किया है। एक बार जब सोडा आपके शरीर में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसको आपको तो सोडा का बैकग्राउंड तो होगा ही, लेकिन सोडा जो है तो जाकर के आगे चल करके बेस बनाता है सिफिलिटिक और साइकोटिक के लिए। ये चीज तो एक अंडरस्टूड बात होता है कि सोडा जो है तो बैकग्राउंड के होना ही चाहिए और होता ही है, इसको हम लोग मानते चलते हैं। लेकिन बात आता है सोडा सबसे साइकोसिस का, वहां पर बात आता है कि डोमिनेंसी किसकी है, उसका कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है। सोरिक स्टेज प्रोमिनेंट है तो आपको सिम्टोमेटिक सिम्टम्स ज्यादा मिलेंगे। साइकोटिक स्टेज का है तो उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस में ज्यादा मिलेंगे, और डिस्ट्रक्टिव स्टेज में आ जाता है तो आपका सिफिलिटिक स्टेज में आता है। लेकिन वो डोमिनेंसी की बात होती है। और जहां तक मेडिसिन की बात हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के होम्योपैथिक मेडिका में कौन सी ऐसी दवा है जिसमें कि जिसको हम लोग सिफिलिटिक या सोडिक या साइकोटिक डिजाइन कर सकते हैं? क्योंकि जब आप उसका जैसे सल्फर को कहते हैं कि ये किंग ऑफ एंटी सोडा है, लेकिन किंग ऑफ एंटी सोडा होने के नाते क्या इसे सिफिलिटिक स्टेज में नहीं दिया जा सकता है? क्या सोडा सल्फर में सिफिलिटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं? ये सवाल उठता है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि सल्फर में भी सिफिलिटिक सिम्टम्स होते हैं। ये डोमिनेंसी की बात होती है, कौन सा स्टेज सल्फर का कौन सा स्टेज प्रोमिनेंट है? आपका सोलिक स्टेज डोमिनेंट है, साइकोटिक स्टेज डोमिनेंट है, या सिफिलिटिक स्टेज है? इसलिए इस दिमाग को अगर फिक्स करके चलेंगे मेडिसिन के मामले में कि कौन सा ये मेडिसिन एंटीसोरिक है, एंटीसिफिलिटिक है, तो ये बहुत ही हम लोगों का गलत हो जाता है। मर्कसोल को भी कहते हैं, मर्कसोल को कहते हैं सिफिलिटिक ग्रुप का है, लेकिन मर्कसोल को आप क्या सोरिक स्टेज में नहीं दे सकते हैं? और सोडा के एज ए सोरिक स्टेज में भी मर्कसोल का इंडिकेशन होता है। तो ये डोमिनेंसी की बात होती है। मर्कसोल के अंदर में भी सोरिक सिम्टम्स हैं, सिफिलिटिक सिम्टम्स है, साइकोटिक सिम्टम्स है। सभी दवाई में 3 स्टेज। ये सोडा सिफिलिस साइकोसिस कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे मेडिसिन के डेवलप ये सिम्टम्स के डेवलपमेंट के स्टेजेस को इंडिकेट करना। वो कौन सा स्टेज है? तो सोडा है प्राइमरी स्टेज, साइकोटिक है सेकेंडरी स्टेज हो सकता है, और ये जो सिफिलिटिक है टर्सरी स्टेज और तीसरा स्टेज हो सकता है। इसलिए इस बात को पर ज्यादा अगर केवल हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तो वहां पर लोग को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इसका ज्यादा यूटिलिटी हो सकता है। दीपमाला जी ने फिर एक और सवाल किया है, इन अनमैरिड गर्ल्स इट मे बी फैक्टर। ये अपने सवाल का कह रहे हैं कि वो जो टाइट कपड़ा पहनते हैं, तो दीपमाला जी आप क्यों नहीं अपने से बोल देती हैं? अच्छा, होस्ट नहीं है दीपमाला जी, दीपमाला जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ दीपमाला जी, आप अनम्यूट हो सकती हैं अपने सेल्फ। दीपमाला जी, लगता है दीपमाला जी नहीं है, लेकिन दीपमाला जी का जवाब हम लोग दे चुके हैं। और ये टाइट क्लोथिंग का अनमैरिड गर्ल्स में भी हो सकता है, चांसेस है। आप इसको मान के चल सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके कोई अभी एविडेंस हम लोगों के पास में नहीं है। एक और चीज है राम प्रवेश जी का, अगला लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस मेंटल सिम्टम्स आफ्टर हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ये तो स्वाभाविक है
बॉडी का इलेक्ट्रिकल कंडीशन, आपका बॉडी का सॉफ्ट स्टेट, मेंटल सिम्टम्स, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस। आजकल देखिएगा मैक्सिमम लेडीज जो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई भी डिजीज से, क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में या तो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म। ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि जब भी बॉडी का डिसबैलेंस होगा, ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, उसका बॉडी का पूरा एनर्जी पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल सिम्टम्स डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके साथ में हार्मोन। हार्मोन का रोल क्या है? हार्मोन का एक ही रोल है कि हम लोग आपको माइंड बॉडी के कनेक्टिविटी को मेंटेन करना है ना। ये बेसिक में आता है कि माइंड बॉडी को कनेक्टिविटी। जब बॉडी में डिजीज होते हैं तो माइंड बॉडी के कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होते ही हैं, और पहला इफेक्ट जो है तो हम लोग के हार्मोनल सिस्टम पे पड़ता है। और इसलिए आजकल मैक्सिमम जहाँ ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जा चुका है, वैसे में मैक्सिमम केसेस में थायराइड, ये हाइपरथायराइड के केसेस आ रहे हैं मैक्सिमम लेडीज में। मेंटल डिजॉर्डर्स है उसमें भी है आपका, और भी कोई भी डिजॉर्डर है, पीसीओएस है, वहाँ भी आपको दिखलाई पड़ेगा। आपका मेंटल स्ट्रेस है, किसी फैमिली में अच्छा से रिलेशनशिप नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, वहाँ भी आपको दिखलाई पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है तो डिस्टर्बेंस को का प्रभाव है, इफेक्ट है, और वह इफेक्ट जो है तो हार्मोनल को इंडिकेट करता है, हार्मोनल मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम, संतुलन को बनाने का कोशिश करता है। और जब तक संतुलन में रहा तो आपका इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मेंटल सिम्टम्स नहीं क्रिएट होगा, फिजिकल सिम्टम्स नहीं क्रिएट होगा। लेकिन जैसे ही आपका ये बदल जाता है तो बैलेंस कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहा। और कोई किन्हीं को कोई सवाल है? और किन्हीं को कोई सवाल है? सर मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बट मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसा मैं हाँ, पीसीओडी और फाइब्रॉइड जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें एक फैक्टर जो मैंने बताया अभी कि टाइट जींस क्लॉथिंग का, लाइफस्टाइल डिजीज, जैसा कि मैम ने भी बताया कि पोछा लगाना अभी के टाइम में कोई वर्क नहीं करते प्रॉपर जो होना चाहिए, जिससे एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो उसी में ही मैं भी ये बोल, क्लॉथिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले के टाइम में लोग साड़ी पहनते थे, साड़ी लूज होता था, जिससे आपका एयर बॉडी में पास होता है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी लोग टाइट क्लॉथ, टाइट कपड़े जो पहनते हैं, तो इट मे बी अ रिस्क फैक्टर ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस है। बस मैं यही बोलना चाह रही थी। हाँ, आई बहुत ऑल्सो अच्छा वांट टू टिप्स ऐड जी, इन आपने दिस बड़ा अच्छा बताया। कि ये टाइट, फैक्टर तो है। जी सर, टाइट कपड़े टाइट पहन के कपड़ा मुझे लगता है कि जो पेल्विक कंजेशन है वो भी जो है वो बढ़ जाती है। तो शायद दिस इज वन ऑफ द कॉज की सर्कुलेशन में भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कि टाइट कपड़े हम पहन रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों को इफेक्ट करता होगा। बाकी इट्स ऑल हाइपोथेटिकल, और वी हैव टू सर्च द मेन कॉज। It may be, maybe. I'm not sure, but it may be. यस। दीपमाला जी, आप अभी पीएचडी कर रही हैं, और उसमें आपको इस टॉपिक को टेकअप करना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तभी तो इसमें मैंने बोला कि अभी मतलब अभी रिसर्च तो हो नहीं, रहे हैं। आपका आपका क्वेश्चन बहुत जायज है। आप जो कर रही हैं ना, बहुत सही बात बोल रही हैं, इसीलिए समझ रहे हैं ना, आप बहुत सही बात बोल रही हैं। ये इसको हम लोग इसको नहीं कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं तो ये गलत होते हैं, सभी सही होते हैं, लेकिन उसमें होता है तो कि बहुत सारे के आंसर होते हैं, पहले बहुत सारे के उत्तर नहीं होते हैं। इसमें पहले का जो इंडियन कल्चर था, लेडीज साड़ी पहनती थी, लूज क्लॉथिंग होता था, एयर बहुत अच्छे से हमारे बॉडी से रिलीज होता था, पास होता था। अभी टाइट जीन्स क्लॉथ्स जो भी पहनते हैं, इस वजह से इचिंग वगैरह हमारी बॉडी में होती है। सो अभी मैं एकदम 100% श्योर तो नहीं बोल सकती, बट इट मे बी, इसलिए मैंने ये बताया। तो इसी के साथ में दीपमाला जी, आप वोट ऑफ थैंक्स दे करके डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर हाँ कर हाँ, दीजिए। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, आप ऐसे ही आती रहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। बहुत ही अच्छा आपका आज का प्रोग्राम था। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो अब मच। हमारा हिंदी, हाँ, हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, और
इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।